नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो हमने बात की है इस कोरोना काल में प्रथम लहर की, द्वितीय लहर की जो समस्याएं वो लेकर के आई है उसके बारे में। अभी भी वो समस्याएं जारी हैं। ये मत समझिए कि वो लहर खत्म हो गई है और चुनौतियां खत्म हो गई है और हमने बहुत बड़ी कोई विजय हासिल कर ली है। अभी भी मामले, जो प्रथम लहर थी उसकी जो शिखर है, जो पीक है, उससे ज़्यादा हैं। मौत के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हमने जीत हासिल नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। बहरहाल ये जो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड वाली जो डिबेट चलती है, हर बार बहस चलती है, उसका एक और पहलू है अर्थव्यवस्था, उस पर असर। तो अर्थव्यवस्था पहले ही धीमी गति पे चल रही थी, फिर कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें पटरी पर आई, वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी, तो फिर दूसरी लहर आ गई जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया और अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी सब के बीच में एक सुझाव जो अलग अलग लोगों ने, जैसे कि उदय कोटक ने, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने और भी कई लोगों ने यह सुझाव ये दिया है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाएं। और पैसा कैसे पहुंचाएं? जब आप पैसा और छापें, यानी कि सरकार नोट और छापे। अब देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। नोट छापने के जो लोग फायदे गिना रहे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आज इस बहस में, मुकाबला में, हम एक सीधा सवाल पूछेंगे और एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे कि क्यों यह होना चाहिए बनाम क्यों यह नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता, और क्या क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें यह किया जा सकता है। क्या भारत को इस आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए और नोट छापने चाहिए? मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजीव कुमार। आप वीसी हैं नीति आयोग के। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में। मैं सबसे पहले तो आपसे अर्थव्यवस्था को अभी उसकी मौजूदा स्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या विश्लेषण है? ये चीज कैसे सुधरेगी? आपके मन में क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे पृष्ठभूमि समझना चाहता हूं, अगर आप बता सके तो। नमस्कार और बहुत ही प्रसन्नता है आप मुकाबला में जुड़ने के लिए। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही पैंडेमिक की वजह से काफ़ी जोखिम की स्थिति में है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी पिछले पूरे साल, जैसा कि आप हम सबको विदित है कि 7.3% नेगेटिव ग्रोथ हुई है हमारी 2020-21 में। और ये आज़ादी के बाद शायद पहली बार हुआ है कि इतनी गहरी चोट हमारी अर्थव्यवस्था को लगी। और इसकी वजह से हमें उम्मीद थी कि पहली तिमाही के बाद अप्रैल से लेकर हमारी आर्थिक हालत सुधरेगी और हम लोग एक रिकवरी, जैसा आपने कहा, वी शेयर रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे। मगर फिर दूसरी लहर की वजह से जो हमारी पहली तिमाही है अप्रैल से जून में, उसमें भी उस किस्म की आर्थिक गति हमको नहीं मिल पाएगी जैसे जो कि हमें उम्मीद थी या जो हमें जिसकी हमें अपेक्षा थी। तो इसकी वजह से ये बात बिल्कुल साफ है कि हम एक अप्रत्याशित दौर से गुजर रहे हैं। और इसकी वजह से जितने भी सरकार ने जो भी पिछले 6 साल में, 7 साल में जो बहुत बड़े बड़े सुधार किए हैं, जो रिफॉर्म स्टेप्स लिए हैं, जो और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका पूरा फायदा हम लोग नहीं उठा पाए हैं अभी तक। मगर साथ में मुझे ये पूरी उम्मीद भी है कि जिस समय ये पैंडेमिक इसके हम खत्म होगी, जब हम इसको पीछे छोड़ेंगे और इससे उभरेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो गति है और उसकी जो हालात में सुधार है वो बहुत तेजी से आएंगे, जैसा कि पिछले पहली लहर के बाद भी दूसरी छमाही में हुआ था। और ये चीज सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व में ये आपदा फैली हुई थी, इससे सब लोग उभर रहे हैं और धीरे धीरे उभर रहे हैं। मगर इस स्थिति को लेकर हमें सरकार जो है वो बहुत खास कदम उठा रही है, उस पर बहुत पैनी निगरानी रखी हुई है। और ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए और फिर से अर्थव्यवस्था को एक पटरी पे लाने के लिए जो भी कदम, मुनासिब कदम होंगे और जो भी जरूरत होगी, उसको सरकार जरूर अवश्य अपनाएगी। जी डॉक्टर कुमार, इससे पहले कि मैं नोट छपाई वाली बात पर आपसे सवाल पूछूं और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, एक सवाल और पूछना चाहता था। मैंने आपका एक बयान देखा आज सुबह वैक्सीनेशन के ऊपर, टीकाकरण की रणनीति को लेकर के, कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी उतनी जल्दी लोग
काम करने उतरेंगे उतने लोग उपलब्ध होंगे काम करने के लिए, अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी टीकाकरण का जो दर है, जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है, वो उतना तेज नहीं है। एक अनुमान यह है कि अगर इस मौजूदा रेट पर हुआ तो कहीं हम 2023 के मार्च में जाकर के पूरी आबादी को टीका लगा पाएंगे। तब तक तो न जाने कितनी वेव आ जाएगी और अर्थव्यवस्था का क्या होगा। संकेत, देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें जरा सा सावधानी से पूरी आबादी की बात में कोई भी नहीं कर रहा है। हमारे जो कार्यरत लोग हैं, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसकी कि हम ज्यादातर कहते हैं कि 18 साल के ऊपर जो लोग हैं, अगर वो उनका टीकाकरण हो जाए पूरा, तो उससे हम लोगों को एक बहुत बड़ी निजात मिलेगी और बहुत मदद मिलेगी। तो पहली बात तो ये मानना चाहिए कि ये पूरी आबादी की बात करके 130 करोड़ वगैरह वगैरह, हम उस बात को उलझा देते हैं, थोड़ा सा जो है वो मतलब बात डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की अवधि में मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर वी.के. पॉल, उन्होंने कहा है, हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स के मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया साहब, उन्होंने कहा है कि कम से कम 210 करोड़ वैक्सीन डोजेस की उपलब्धि कराई जाएगी और उस पर एक बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही मतलब मैंने देखा भी है, जिससे मैं अवगत हूँ, एक पूरी रूप से एक बहुत डिटेल्ड मैपिंग है, प्लानिंग है उसकी वजह से कि वो उपलब्धि कराई जाएगी। अब जब ये उपलब्धि हो जाएगी उसके बाद हमारी जो ये अभी की जो रेट है, और वो जाहिर है कि वो बहुत बढ़ जाएगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज के रेट की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि अप्रैल की शायद में 13 तारीख या 23 तारीख की बात है, जबकि हमने एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन किए थे अभी तक, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और सरकार इस बात की पूरी तैयारी कर रही है, राज्य सरकारें इस बात की तैयारी कर रही हैं कि हम इसको उसके दुगना भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको दुगना करने में जी डॉक्टर कुमार, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वैक्सीन का उपलब्ध होना, टीके का उपलब्ध होना और टीका गांव-गांव तक पहुंचना, टीका लोगों तक पहुंचना और उनको लगना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप देखिए, आपने कहा कि हाँ हम एक शिखर तक पहुंचे थे, 40-45 लाख भी किया था, लेकिन हमको इस साल के अंत तक अगर टीका लगाना है करीब 100 करोड़ आबादी को, तो कम से कम 1 करोड़ या 90 लाख टीके लगाने होंगे, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। नहीं, ये हो सकता है, और मेरा मानना है कि ये होगा, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि हमें जो निजात है और हमारी अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाने की बात है और लाइव और लाइवलीहुड्स दोनों को बचाने की बात है, उसका जो मुख्य बिंदु है वो टीकाकरण ही है। और क्योंकि ये बात अब सबको समझ में आ गई है और साथ में टीकों की उपलब्धि भी हो जाएगी, तो हम इस देश में, जिस देश में हम कुंभ मेले कर सकते हैं, जिसमें कि 200 मिलियन 22, 24, 50 करोड़ लोग आ सकते हैं और बिना सब चीज कर सकते हैं, तो हम इस चीज को ऐसी हालत में हमारी जो व्यवस्था है वो इसमें खरी उतर सकती है और उतरेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे क्योंकि मुझे विश्वास है, मैंने देखा है पूरा तंत्र। जी हाँ डॉक्टर कुमार, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ डॉक्टर कुमार, अब मैं वो जो मुख्य मुद्दा है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सुझाव आपने देखा होगा कि जैसे ये सुझाव आया है उदय कोटक जी से, जो कि एमडी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। ये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से ये सुझाव आया है, और भी कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो आप नोट छाप लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों ना छाप लिए जाए नोट। देखिए, नोट, पहली बात मैं अपना बात साफ कर दूं कि मुझे आज की स्थिति में खास तौर से और पहले भी वित्तीय घाटे पर एक रूढ़िवादी वो करना, एक रूढ़िवादी अप्रोच अपनाना, मैंने कभी उसकी सराहना नहीं करी, मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के नाते मेरी पूर्णतया मान्यता है कि वित्तीय घाटा और वित्तीय बैलेंस संतुलन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ समय अनुसार और जो उसकी स्थिति है उसके साथ होना चाहिए। कभी वो बढ़ता है, कभी वो घटता है। तो ये जो एक कोई फिगर मान ली जाए कि 3.5, 4, 5 जो भी प्रतिशत है, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। ये आज से नहीं, मेरा कई साल से
ये मेरा रहा है, बहुत स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। इसके कहने के बाद ये है कि अगर हमें अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए खर्चा सरकार का बढ़ाना है, क्योंकि निजी निवेश नहीं हो रहा है या उपभोक्ता नहीं सामने आ रहे हैं, तो वो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर उसके लिए रुपए छापना पड़ेंगे तो वो छापना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई भी दो नहीं है। बात जहां आती है वो ये है कि ये सब व्यक्ति इस तक छोड़ देते हैं इस बात को कि रुपए छापिए। अब रुपए छाप के उसका क्या होगा, इस पे कोई आगे जो है वो बात नहीं करता है। कुछ लोगों ने जो बात करी है वो नहीं, डॉक्टर कुमार, ये वो कह रहे हैं कि रुपए छाप करके आप गरीबों तक पहुंचाएं ताकि खर्चा हो। देखिए सुनिए, ये जो तरीका है, नहीं संकेत, ये जो बात कह रहे हैं ना लोग, वो इस तरह की बात करीब करीब करते हैं कि बच्चे जैसे कि रुपए का वितरण मतलब एक हेलीकॉप्टर से गिरा दीजिए, जिसको मिल जाए गरीबों की बस्ती में जाके मिला दीजिए। वो तरीका नहीं हो सकता। हमें जिनको देना है रुपए, उनको एक सस्टेन तरीके से उनका उपभोग चले, वो उसमें उनको एक रोजगार मिले, उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले, तभी बात हो सकती है। बात यह है इस समय कहने की कि अगर आप कंज्यूमर्स के पास, मान लीजिए आपने किसी तरह से वो राशि पहुंचा भी दी, अगर उसका टीकाकरण नहीं हुआ है, अगर महामारी की चाल है, वो उसको खर्चा कहाँ करने वाला है? ना तो वो कहीं रेस्टोरेंट में जा सकता है, कोई भी सर्विसेज नहीं कर सकता है, वो अपना कहीं नौकरी नहीं कर सकता है, तो इस रुपए का क्या होगा? और आज की मैं आपको इस बात की एविडेंस देना चाहता हूं कि अगर आप जनधन के अकाउंट्स भी देखें, अगर उनके आप आंकड़े देखें, तो पिछले साल में उनमें डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि जो भी राशि लोगों के पास पहुंच रही है प्रधानमंत्री किसान निधि के द्वारा, मनरेगा के द्वारा जो भी है, तो सब लोग डर के मारे अपने स्वास्थ्य के खर्चे को बचाने के लिए मुहैया करने के लिए अपनी बचत बढ़ा रहे हैं, उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। और जब तक वो खर्चा नहीं होगा, तब तक जो अर्थव्यवस्था में जो एक गति लाने की बात है कि पहले खर्चा हो, फिर उसके बाद जो है वो कैपेसिटी बढ़े, फिर उसमें निवेश हो, और फिर एक वर्चुअस साइकिल बने हमारी अर्थव्यवस्था की, वो नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस रुपए को जो आप खर्चा करने की बात कर रहे हैं, जरूर करिए, मगर इस तरीके से करिए कि जिससे कि उससे रोजगार भी बढ़े और उससे जिसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं वो बढ़े। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत तेजी से हमारे 713 डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में आप वर्कर हाउसिंग बनाने के प्रोजेक्ट बहुत गति से आगे तेजी से बढ़ाएं और उस पर खर्चा करें, तो वो तरीका है खर्चा करने का। क्योंकि इस समय आप सिर्फ अगर गरीबों को पैसा दे देंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए, इस बात का कोई भी मुझे निश्चित रूप से मुझे साफ नहीं दिखता है। और ये चीज हमारी माननीय वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत साफ साफ कही है कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार है और कर रही है, और बजट में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसमें बहुत ज्यादा वाद विवाद की जरूरत है नहीं। मैं ये जी नहीं, विवाद नहीं, मैं तो बस समझना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके, क्योंकि एक सुझाव दिया गया है। अब जैसे अगर मैं उदय कोटक जी की बात करूं, उनका यह कहना है कि नोट और छप के दो रणनीति होनी चाहिए। पहली रणनीति, ये नोट उनके लिए छपे जो संसाधनों के पिरामिड में सबसे नीचे हैं, यानी कि सबसे गरीब तबका, और दूसरा महामारी से प्रभावित हुई नौकरियों और सेक्टरों के लिए। तो आपको लगता है कि ये एक रणनीति बना करके नोट छापा जा सकता है? ये मेरे ख्याल उदय कोटक भी नहीं कह रहे होंगे कि आप हेलीकॉप्टर से उसको बांट दीजिए। नहीं, देखिए, मगर बात ये ना कि जो सबसे नीचे लोग हैं, जो पिरामिड के सबसे नीचे लोग हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? और उनको अगर आपने पैसा दे भी दिया तो वो उसका क्या करेंगे? अगर उनके पास उनको कहीं उसको जाने की, उनके स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, कहीं पर भी और बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। मेरा मानना यह है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए जहां पे वो जो सबसे नीचे लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, लैंडलेस वर्कर्स हैं वगैरह, उनको आप कहीं पर उनका उपयोग कर लीजिए उस खर्चे से, उस राशि से। अब जैसे कि सरकार ने मनरेगा में 60% अनुदान बढ़ा दिया, क्योंकि उससे कुछ हम लोग उन्हीं लोगों के लिए तो उन्हीं पे तो राशि पहुंच रही है ना, तो वो काम हुआ है। इसी तरह से हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को जो है वो खाद्यान्न देने के लिए, मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए किया, उसके लिए तो खर्चा कहीं से आ ही रहा है ना, वो इन्हीं जगहों से आ रहा है। पिछले साल हमने अपने वित्तीय घाटे को 9.5% बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि हमने सरकार का खर्चा बढ़ाया। मगर ये बार बार कहना कि आप जो है वो जो कोविड से जो
अफेक्टेड सेक्टर्स हैं। अब मान लीजिए उनको कहा जाए कि वो ढाबे हैं, बहुत सारे ढाबे हैं, आप उन तक कैसे पैसा पहुंचाएंगे और उनको कौन सी प्रणाली है जिसकी बात करेंगे? तो ये चीजें एक 60,000 फीट से कह देना, देखिए ये लोग सब मेरे बहुत अच्छे, मैं उनको खूब अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, वो लोग जो सुझाव देते हैं, और उनके सुझाव पर आपको सरकार में बहुत गहराई से विचार होता है, मगर जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं इस चीज के, उसको हमें देखना चाहेंगे। और एक और बात वो ये है कि हम इस खर्चे को अभी करें या तब करें जबकि हमारी सप्लाई साइड की व्यवस्थाएं, हमारी अर्थव्यवस्था में और खुलने की प्रक्रिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने की बातें, ये सब बढ़ जाएं तब करें। इसकी टाइमिंग की भी बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए बात यह है कि इस समय जो लोगों को तकलीफ हुई है, जो व्यथा हुई है दूसरी लहर की वजह से, हम सभी उससे अवगत हैं और हम सब उससे बहुत चिंतित भी हैं, मगर उस चीज को किस तरह से उसमें इन लोग हम सब मिलकर किस तरह से इसको उबरें, इस पर हमें ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए। न सिर्फ ये पूरे देश के लिए एक ही कोई एक नीति बना के कहना चाहिए कि यही जो है वो लागू होगी। हर राज्य में फर्क स्थिति है, हर राज्य में लोगों की जो हालात हैं उनकी गंभीरता का भी जो है वो थोड़ा एक दूसरे से फर्क है। तो हम लोगों को साथ बैठकर करना चाहिए। और इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, वित्तीय घाटा बढ़ने से सरकार को कोई भी, मुझे लगता है, आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत है तो होगा ही, और हम लोग खर्च करेंगे। सिर्फ बात इस पे आई है कि कैसे इस चीज को बढ़ाया जाए, किया जाए, कि जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था। जी डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से समस्या को भी समझाया और ये भी बताया कि सरकार खर्चा करने से पीछे नहीं हटेगी। और अब देखना ये होगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, जो तर्क दिया है, उस पर जो लोग ये सुझाव दे रहे हैं उनका क्या कहना है। हम ये सारा जवाब जो आपने दिया है वो उन लोगों तक भी लेके जाएंगे और अगर मुमकिन हुआ तो आपको दोबारा बुलाएंगे उनके तर्क आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, ताकि दर्शकों तक और स्पष्ट रूप से ये बात सामने आए। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपने सुना डॉक्टर राजीव कुमार ने क्या तर्क दिया है, और भी बहुत सारा ओपिनियन है, बहुत सारे लोग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो अलग अलग जगह से सुझाव आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार को नोट छापने चाहिए और उसके बाद एक वितरण की नीति बनानी चाहिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। अब इस पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा ना हो, या इसके पीछे और सोच डालना जरूरी है। सिर्फ ये बोल देना कि भाई छाप दो तो छाप देने से क्या होगा। आइए इस पर एक विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू से। सुनील अलग, आप बिजनेस और ब्रांड कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर चरण सिंह, सीईओ ई ग्रो फाउंडेशन और पूर्व आरबीआई चेयर, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईएम बेंगलोर। आपका तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कुमार, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर कुमार थे हमारे साथ नीति आयोग के। उनका यह कहना था कि सिर्फ ये बोल देना कि भाई छाप दो, तो छाप देने से कुछ नहीं होगा, उसकी रणनीति होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब कोई जगह ही नहीं होगी खर्चा करने की, तो आप नोट छाप के अगर पहुंचा भी देंगे तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या फायदा होगा। तो सही रणनीति सही समय पर होनी बहुत जरूरी है। इस तर्क पर आपका क्या जवाब है। देखिए, जो नोट छापने की बात कही जा रही है वो ये है कि सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए। अब वो पैसा कहां से आएगा ये बात है। तो एक तो ये है कि आप आरबीआई से ज्यादा बोरो कर सकते हैं, एक मार्केट से आप बोरो कर सकते हैं, आप कोविड बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नोट छापना है, तरह तरह से आप रिसोर्सेज ले सकते हैं। आप चाहें तो वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं। तो यानी कि ये एक ही तरीका है।
और अगर आप नोट छापेंगे भी तो ऐसा नहीं कि नोट छप नहीं रहे हैं, आरबीआई तो नोट छापता ही चला जा रहा है। डिमांड, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग ज्यादा नोट होल्ड करते हैं, तो कैश इन सर्कुलेशन है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है अर्थव्यवस्था में। वो इस समय करीब करीब 28 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, जबकि जब नोटबंदी के समय वो 18 लाख करोड़ होता था। तो ऐसा नहीं कि नोट नहीं छप रहे हैं, पर ये सवाल उठता है कि ये आप उसका पैसा कहां से लेके कहां खर्च करेंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था में परेशानी कम हो। तो इस समय अगर आप देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त गिर गया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरा हुआ है, और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अपने आप खर्चा बढ़ा नहीं सकता है। और इस समय जब करोड़ों लोग की ये नौकरी चली गई है और करोड़ों लोग जो अभी डेटा आ रहा है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, तो जब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे गए हैं तो उनकी परेशानी है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि उनको मदद देना बहुत जरूरी है, उनको खाना पीना देना, उनको कुछ एनर्जी देना, उनके हाथ में कुछ कैश देना, ये बहुत जरूरी हो गया है। नहीं, तो पर आप मुझे प्रोफेसर कुमार बताइए, तो सरकार कह रही है हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, हमने फ्री राशन दिया, तो जो चीज आप बोल रहे हैं सरकार का तर्क ये है कि ये तो हम कर ही रहे हैं, फिर कहां त्रुटि रह गई? नहीं, पर उसमें अभी बहुत सारे लोगों को अभी वो फ्री राशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको जैसे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जैसे कि आपके घुमंतू लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड अपने पास नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली से ही आप देखिए कितनी खबर आती है कि लोगों को खाना पीना मुहैया नहीं हो रहा है, वो स्कूलों में जाके लाइन लगा के खाना पीना ले रहे हैं तरह तरह से। तो बहुत सारे लोग हैं जो छूट गए हैं। दूसरा कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें आपने पिछले साल बढ़ाया था, 1,10,000 करोड़ रुपए कर दिया था, उसको बजट में घटा के 70,000 करोड़ रुपए कर दिया। जबकि जो रिपोर्ट आ रही है आरबीआई की वो कह रहा है कि 50 दिन का ही सिर्फ काम मिल रहा है, जबकि 100 दिन का काम देना चाहिए। और क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, तो 200 दिन का काम कर देना चाहिए। तो कम से कम 400% बढ़ा देना चाहिए था, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कर देना चाहिए था। सिर्फ 1.1 लाख करोड़ अपने आप में पर्याप्त नहीं है। फिर जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां पे भी बेरोजगारी बढ़ी, वहां पे भी जॉब क्रिएशन की जरूरत है। वहां पे जॉब क्रिएशन जैसे कि आपका इस समय बहुत ज्यादा मेडिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, टेस्टिंग की है, तरह तरह से। तो स्कूल हैं, वहां पे शिक्षा में परेशानी आ रही है, वहां पे आप खर्चा बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस समय लॉकडाउन है तो इस समय आप सब कुछ नहीं कर सकते। इस समय तो जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनको मदद दें। और जैसे कि अब अनलॉक हो रहा है, आपने अभी रिपोर्ट किया दिल्ली में और बाकी महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहां पे आप तुरंत काम शुरू करा सकते हैं। उसके लिए जो पैसा है वो आप जैसे कि बैंक हैं, उनके पास 4 से 5 लाख करोड़ रुपए सरप्लस है, वहां से आप ले सकते हैं। जिन्होंने जब स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया है, वहां से आप जब कोविड बॉन्ड फ्लोट करके ले सकते हैं। और फिर जो बाकी है, अगर और चाहिए तो आरबीआई फिर आपको लोन देगा। उसका मतलब है कि वहां पे प्रिंटिंग होगा, क्योंकि वो जो डायरेक्टली अगर आपको तो मैं समझ गया। प्रोफेसर कुमार, आपका ये कहना है कि एक ऐसी रणनीति बने कि अभी जो मौजूद, मतलब नोट छापना ही अकेला मकसद नहीं है, उसके पीछे की जो नियत है उसको फॉलो किया जाए। सुनील अलग, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि नोट छपाई तो एक बात हुई, दरअसल कहना ये अर्थशास्त्री चाहते हैं कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाए, और जब सरकार खर्चा करेगी तो फिर वो पैसा घूम करके अर्थव्यवस्था के चक्के चलाएगा। अब देखिए, जो नोट आपने कहा था कि नोट छापे कि नहीं, दैट वाज द मेन जो आप कह रहे थे सब्जेक्ट थी आज की डिस्कशन की। अनएम्प्लॉयमेंट अगर सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर दूसरा डिस्कशन भी हो सकता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन मैं तो सिर्फ कहता हूं कि जो नोट छापने का सवाल है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब आपके सारे फिस्कल मेजर्स आपके पास ना हो तब जाके आप नोट छापें। नोट छापना अभी जो शॉर्ट रन में है, जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर राजीव कुमार और अरुण कुमार सब इकोनॉमिस्ट हैं, मैं कह रहा हूं वेलफेयर इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी तो जो डेथ्स हो रहे हैं कोविड से, उसके लिए जो कोविड मेडिसिन है, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड वैक्सीन है, उसके लिए आप नोट छापिए क्लियरली, उतना तो नोट छाप के यू स्पेंड ऑन दैट। बाकी सब आपको जो, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन से मेजर्स और जो लिए जा सकते हैं, वो देखिए, आप ये बड़े अनपॉपुलर होने वाले हैं। आप अपना वो टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? टैक्स तो बढ़ाते जाओ, जैसे अरुण कुमार ने कहा वेल्थ टैक्स भी लगा दो, ये भी लगा दो। जितने आप करोगे ना इंडस्ट्रियलिस्ट को, उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मैं तो कहता हूं कि आप टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो आप देख रहे हैं अभी तक टैक्स फ्री है। मैं तो कहता हूं उनको 25 लाख पर ईयर कमा रहे हैं, 25 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, वो 5% अपना टैक्स क्यों नहीं दे रहे?
अब इतना तो आप बेस बढ़ा सकते हैं, फिर आप टैक्स भी कम कर सकते हैं। इतना तो मैं कह रहा हूं कि देखिए अनपॉपुलर मूव होने वाला है, लेकिन अब ये तो अपने आप में एक बहस हो जाएगी सुनील अलग जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप जो कह रहा हूं, जो लास्ट थिंग है जो आप प्रिंट करिए सिर्फ कोविड के लिए, बाकी सब आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, आप बोरो करिए जितना हो सके। जो आप प्रिंटिंग जो है, मैं कहता हूं लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में, मतलब उसको एकदम आखिरी विकल्प समझा जाए। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि वो आप करिए, अगर करना हो अभी शॉर्ट रन में, तो आप सिर्फ उतना ही करिए जितना कोविड में हो सकता है, मतलब कि मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए, टू प्रिवेंट डेथ, प्रिवेंट हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन, इसके ऊपर खर्च कीजिए। बाकी आप बहुत फिस्कल मेजर्स हैं जो मैं लिस्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, आप उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। प्रोफेसर चरण सिंह, आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सुझाव जो है नोट छापने का सुझाव, ये उदय कोटक ने दिया, ये पी चिदम्बरम ने दिया, और भी बहुत सारे नामी गिरामी लोग जो हैं वो इस किस्म का सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, जैसे कि सुनील अलग कह रहे हैं कि ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनका ये मानना है कि वो आखिरी विकल्प को इस्तेमाल करने का समय यही है। आप क्या मानते हैं? एक बात तो साफ है कि जो सब अर्थशास्त्री कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि खर्चा बढ़ाइए। जिस तरीके इकॉनमी जिस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है, खर्चा बढ़ाना जरूरी है। जब खर्चा बढ़ाने की बात आएगी तो खर्चा कैसे बढ़ेगा? जब लॉकडाउन चल रहे हैं, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, अपने का वेल्थ टैक्स या एग्रीकल्चर टैक्स ये एकदम लागू नहीं हो सकते हैं। आप वेल्थ टैक्स लगा दीजिए, उसका अलग ही असर हो जाएगा। आप इस टाइम पे एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, एग्रीकल्चर बिल वैसे ही अटके पड़े हैं, और ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पर एक बात है, साफ है, बैंकों के पास काफी पैसा पड़ा है, सरकार ने अभी हाथ उठाए नहीं है। टैक्स आज भी जीएसटी का जो आया है 1 लाख करोड़ से एक महीने का आ रहा है, और सरकार ने ट्रांसपेरेंटली साफ तौर पे कह दिया कि हम अपना ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फिक्र नहीं कर रहे हैं, जितना खर्चा करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। तो एक बात इस टाइम पे जो बहुत जरूरी है, आपने अगर पैसा बढ़ा दिया, रुपए बढ़ा दिए, प्रिंटिंग बढ़ा दी। मैं रिजर्व बैंक में काफी साल काम कर चुका हूं, ये प्रिंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। ये प्रिंटिंग ऐसे नहीं होती है, ये जीरोक्स पेपर नहीं है, ये कागज भी मंगाने के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी पेपर आता है, उसके लिए भी 6 महीने की लाइन है। जो इंक उस पे लगती है उसकी 1 साल की वेटिंग लिस्ट चलती है। तो प्रिंटिंग कर दीजिए, इतना आसान भी नहीं है कि कल आपने प्रिंटिंग मशीन को बोला चलिए शुरू करिए, ना कागज है ना शाही है। इतनी स्पेशल सिक्योरिटी की ये चीजें होती हैं, पूरी सप्लाई लाइन डिमांड पूरी असेस होती है, 3 साल पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है, कितनी करेंसी कब लाई जाएगी। तो वो इतना आसान तरीका नहीं है। फिर तरीका क्या है? अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को शुरू करना है, रिवाइव करना है, उसके लिए पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। मैं सुन रहा था राजीव कुमार जी जो कह रहे थे, इस टाइम पे अगर हम पैसा बढ़ा भी ले, समझ लीजिए कि हमने कुछ किया और पैसा बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कहां पे हमने इकॉनमी को रिवाइव करना है, कौन कौन से सेक्टर्स को करना है। अभी भी मैं कहता हूं कि देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जो डेवलप नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट की बात, पॉवर्टी की बात सब अर्थशास्त्री कह रहे हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और पॉवर्टी रेखा से उठाना भी है। पर वो जो राजीव कुमार कह के गए कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, खास करके हाउसिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, खास करके जो हाउसिंग एक्टिविटी होती है, एक घर बनाने में 270 इंडस्ट्री यूटिलाइज होती है। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है कि हमारे पास 712 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम रेंटल हाउसिंग या पॉवर्टी हाउसिंग या लेबर हाउसिंग का काम शुरू कर दें, तो आप क्या देखेंगे? सडनली 270 इंडस्ट्री को फिलअप मिल जाएगी। उसी तरीके से जो कार इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये करीब 170 इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है, तब जाके कार बनती है। उसी तरीके नॉर्थ ईस्ट का हमारा एरिया है जो बिल्कुल वर्जिन पड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हमें फॉरेन कंपनीज की जरूरत है, दूसरी साइड हम कहते हैं कि फॉरेन कंपनी हमें लूट रही हैं, हमारे यहां से पैसा उठा के ले जाती हैं। ये दो भाषा नहीं चलेगी। अगर आप फॉरेन कंपनीज
9 लाख फॉरेन कंपनी चाइना में काम कर रही है। हमारे यहाँ पर अगर हमने उन 9 लाख कंपनियों को लाना है जो प्रॉफिट भी लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली पड़ा है, तो नॉर्थ ईस्ट में उनको हम बुला सकते हैं। जमीन जैसे चाइना फ्री जमीन देता है, 10 साल के लिए बिजली फ्री देता है, शेड बना के देता है, कुछ ऐसी स्कीमें हम भी बना सकते हैं। उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी और उससे पॉवर्टी भी एड्रेस हो जाएगी। जब हम इस तरीके की रिवाइवल की बातें करेंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है। वो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन नहीं करती है, कीमतें नहीं बढ़ती हैं। तो जब कभी भी पैसा बढ़ाना है उसके लिए पीछे ठोस पॉलिसी चाहिए। वो ठोस पॉलिसी बनाने के लिए हमें ऐसे नहीं। ठीक है, मैं प्रोफेसर चरण सिंह ने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है प्रोफेसर कुमार, जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज की एलोपैथी दवाई जैसा ना हो जाए कि आपने खूब सारा तो दे दिया और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था पे ब्लैक फंगस लग गया। तो आपको लगता है कि ये प्रोफेसर चरण सिंह जो कह रहे हैं उसमें बात में दम है कि एक रणनीति जरूर होनी चाहिए लेकिन उसके पीछे की एक पॉलिसी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल फैसला है। देखिए जो भी कह रहा है कि प्रिंट करना चाहिए करेंसी, उसका यही मतलब है कि आपको एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से पिट गया है और संगठित क्षेत्र में कम असर हुआ है। तो असंगठित क्षेत्र में जैसे कि रिपोर्ट आ रही है कि 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, उनके पास खाने पीने का नहीं है। एक तरफ इन्फ्लेशन तेज है, दूसरी तरफ उनकी नौकरी चली गई है, उनकी आमदनी चली गई है। तो एक तो शॉर्ट रन में उनको सपोर्ट चाहिए कि कैसे आप उनको बचाएंगे। फिर मीडियम रन में ये परेशानी है कि आने वाले समय में थर्ड वेव का बहुत ही जो खतरा है कि थर्ड वेव आ गई और खासकर बच्चों में आ गई तो उससे अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसलिए इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी जनवरी में 10% गिर गई थी और अब तो इस समय और ज्यादा गिरी हुई है पिछले साल के मुताबिक। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो रिवाइव होगा नहीं। उसके चलते हुए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो 105 पे था वो गिर के 55 पे आ गया था, यानी कि आधा हो गया था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के चलते हुए कंजम्पशन भी नहीं रिवाइव होगा। बहुत सारे मिडिल क्लास के परिवार हैं, अपर मिडिल क्लास के परिवार हैं, वहां पे कहीं डेथ हो गई, कहीं ज्यादा खर्चा हो गया तो उनके पास बचत नहीं बची है, तो वह आगे आने वाले समय में जो परेशानी में आए हैं। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 अलग अलग। जो चरण सिंह जी कह रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म में है। अगर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा वो तो जो कितने साल लगेंगे, कब होगा, है ना। तो इसलिए अभी तो हमें शॉर्ट टर्म में देखना है कि अभी लोगों को राहत कैसे पहुंचानी है। मीडियम टर्म में देखना है कि जब जो इकोनॉमी जब ओपन अप होगी, जैसे अब ओपन अप हो रही है, तो उस समय हम कैसे डिमांड बढ़ा के इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री भी तभी काम करेगी जब डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो होगा नहीं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जहां सिर्फ 50 दिन का काम मिल रहा है वहां तो 200 दिन का काम कर देना चाहिए, वहां पे तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। और जो आप जो अर्बन एरिया है वहां पे आप करिए। तो ये मीडियम टर्म की पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट और कैसे बढ़े, जैसे कि वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बाकी हाउसिंग में है, वो तो लॉन्ग टर्म में होगा। अभी तो शॉर्ट टर्म में जो आपके जो स्थिति है जिसमें टैक्स कम हो जाएगा और खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सरकार ने प्लान किया था 6.2%, उसकी जगह मुझे लगता है इस बार फिर 9-10% कम से कम होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके जब रिसोर्सेज कम होंगे तो उस समय आप कैसे प्लान बनाएंगे। तो हम लोग सभी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अगर ये हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म की सिर्फ बात करते रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में मिलेगा नहीं कुछ, वहां पे परेशानी बढ़ जाएगी। मीडियम टर्म में परेशानी बढ़ जाएगी। अहम बात कर रहे हैं जी। समय खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन बहुत जल्दी सुनील अलग जी वो सेक्टर्स बताना चाहते थे जहां पर कुछ काम किया जा सकता है। जी अलग साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डिमांड इज द ऑयल इन द इंजन। जो भी आप इंडस्ट्री के लिए कह रहे हैं, चरण सिंह कह रहे हैं, अरुण कुमार कह रहे हैं, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जीरो इन्वेस्टमेंट होने वाला उस एरिया में, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो आप कौन सा घर, आपने घर बना दिया, कोई खरीदेगा नहीं, कौन बनाएगा घर। आपने गाड़ी बना दी, आपने कहा इतने सारे इंडस्ट्रीज आ गए, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना सारा। मैं कह रहा हूं कि अभी प्रॉब्लम है डिमांड के लिए। अगर दैट इज द ऑयल इन द इंजन, अगर वो डिमांड नहीं आएगा तो यू कैन फॉरगेट अबाउट इंडस्ट्री के कोई इन्वेस्टमेंट करेगा आप। जो अरुण कुमार जी कह रहे हैं मैं उनके बहुत सहमत हूं। वो कह रहे हैं कि डिमांड इज द मेन थिंग टुडे। विदाउट डिमांड, देखिए जितना रिसर्च हुआ है,
गरीब के हाथ में आप पैसा देंगे तो वो खर्च करेंगे, मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में अगर आप पैसा देंगे आज तो वो सेव करेगा, क्योंकि वो नहीं खर्च करने वाला। तो इसलिए हमें जरूरी है डिमांड के लिए कि मिडिल इनकम ग्रुप को इंसेंटिवाइज करिए ना, एक्सपेंडिचर में मिक्स करके इंसेंटिवाइज होनी चाहिए, जिसमें पहले डिमांड हो, उसके बाद उसकी उपलब्ध हो, ये साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन डिमांड तो हो, और डिमांड कब होगी? जब आपके हाथ में पैसा होगा उसको खरीदने के लिए। इसीलिए शायद ये दलील दी जा रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि लोगों के हाथ में पैसा हो। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। अगर आप बहुत तेजी से हमारे 713 डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में आप वर्कर हाउसिंग बनाने के प्रोजेक्ट बहुत गति से आगे तेजी से बढ़ाएं और उस पर खर्चा करें, तो वो तरीका है खर्चा करने का। क्योंकि इस समय आप सिर्फ अगर गरीबों को पैसा दे देंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए, इस बात का कोई भी मुझे निश्चित रूप से मुझे साफ नहीं दिखता है। और ये चीज हमारी माननीय वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत साफ साफ कही है कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार है और कर रही है, और बजट में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को शुरू करना है, रिवाइव करना है, उसके लिए पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। मैं सुन रहा था राजीव कुमार जी जो कह रहे थे, इस टाइम पे अगर हम पैसा बढ़ा भी ले, समझ लीजिए कि हमने कुछ किया और पैसा बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा।